औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर्स। पिछले कुछ दिनों में जो है ना मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया आपका, और उस टाइम के अंदर मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की। और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आप लोगों से कि काफ़ी टाइम हुआ और उस टाइम में कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, आपके लिए कोई कंटेंट अपलोड नहीं हुआ। एक्चुअली मेरी बहुत बिज़ी रूटीन है और उस बिज़ी रूटीन की वजह से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, मैं वीडियोस के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था कि मैं वीडियोस किस टाइम पे बनाऊं। तो अभी दोबारा जो है ना मैं इंशाल्लाह मैनेज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से कि मतलब रोज़ाना जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम करने के रोज़ाना एक वीडियो अपलोड हो जाए। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपने मेरे साथ होना है और आप सभी मेरी सपोर्ट में हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मायूस नहीं करूँगा। साल के अंदर ही इस जो पूरी बुक है, इस पूरी बुक का एनालिसिस जो है ना वो आपके सामने आएगा वीडियोस की फॉर्म में। लेकिन तब तक आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, आपने मायूस नहीं होना किसी भी चीज़ से। अक्सर बच्चे होते हैं कि बस वीडियोस नहीं आ रही तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपने डिस्कनेक्ट मुझसे नहीं होना। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, और आप लोग जो है ना वो मतलब ये कि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो आपको जो नॉर्मली आपको नहीं पता चलती, इंशाल्लाह इस वीडियो के बरकत से आपको इंशाल्लाह पता चलेगी। दूसरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू एंड फॉर मी जो है ना ये एक बहुत बड़ी बात है कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन की तरफ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों का जो साथ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और अगर आप आइंदा आने वाले दिनों में आप भी मेरी तरफ से कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह जो है ये चैनल इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और आपका बस सिर्फ इतना सा साथ मुझे चाहिए कि आप अपने साथ जो दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं, उनको इस वीडियो से कनेक्ट करें और इस चैनल से कनेक्ट करें। इस चैनल से कनेक्शन का मतलब ये है कि ये चैनल सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। मेरा भी फ़ायदा है ऑब्वियसली, मतलब ये कि मैं अपने फ़ायदे की भी ऑब्वियसली देखूँगा, वो तो एक इंसान देखते ही है। लेकिन ये एक टफ़ जॉब है, रूटीन जॉब से एक हट के हम लोग जो है ना वो आपको पता है कि शुरू में इसके अंदर कोई भी जो एफ़र्ट होती है वो एफ़र्ट बहुत ज़्यादा होती है और उसमें जो है ना ज़ीरो हमें जो है ना वो रिटर्न होता है इसका। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करता है तो ये सारी चीज़ें होती जाती हैं। बट आप लोगों का यही है कि आप लोग बस जुड़े रहें वीडियोस के साथ और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि न्यू सिलेबस के ऊपर जो है वो कंटेंट आ रहा है। और बाकी रिलेटेड कंटेंट अगर कोई और बना रहा है तो उनको भी देखें, और उसमें भी मतलब ये है कि आपका तो ये काम है कि आप हर जगह से जो आपको इल्म मिलता है वो उसको हासिल करें। बस जस्ट आपका स्टूडेंट का काम ये होता है कि जहाँ से उसको काम की बात मिले वो वहाँ से ले लें। मुझसे मिल रही है मुझसे ले लें, अपने टीचर्स से मिल रही है उनसे ले लें, और टीचर्स से ले। आपका तो काम है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को इकट्ठा करना है आपने, और अपने लिए बैंक तैयार करना है बहुत सारी बातों का। चलें जी, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक में नाम लिखा हुआ है स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। सबसे पहले तो ये नाम कंफ्यूजिंग है कि स्टेट किसे कहते हैं और फेज। अच्छा, एक और बात भूल गया मैं, और वो बात ये है बेटा कि आपको पता है कि फेडरल बोर्ड ने अनाउंस किया है कुछ फॉर्मेटिव और समेटिव के हवाले से। तो मैं चाह रहा था कि चलें, फॉर्मेटिव तो मैं पढ़ाऊँगा ऑब्वियसली, सारी चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन यह है कि आपने अपना समेटिव कोर्स जो है ना उसको कंसीडर करना है, और फॉर्मेटिव जो है उसको कंसेप्ट वाइज तो देखना है, लेकिन आपने उसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो उसको मेरे ख्याल में तैयार नहीं करना। ऐसा कुछ अपडेट सुनने को मिल रही है। और सीधी सी बात पूछें तो मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं है, और वो डॉक्यूमेंट पढ़ने का एक्चुअली टाइम भी नहीं था मेरे पास। और मुझे तो ये लगता है कि किताब में जो भी चीज़ लिखी हुई है तो वो बेमकसद तो हम नहीं डालते। हर एक चीज़ का एक मकसद होता है और हर एक चीज़ की एक इम्पोर्टेंस है। तो हम अगर सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करते तो हमें टॉपिक ही समझ नहीं आने। तो मतलब मेरी कोशिश होगी कि मैं सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें कवर करूँ, थोड़ा बहुत भी कवर करूँ लेकिन करूँ, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस समेटिव की तरफ जाएगा, तो आपने समेटिव को ज़्यादा कंसीडर करना है। क्लियर? उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के नेम से जो है ना थोड़ा सा
पता लगाना चाहते हैं कि स्टेट्स और फेजेस का क्या मतलब है। मैटर तो हमें पता है यार, वो चीज़ जो वजन रखे जगह गिरे उसको मैटर कहते हैं। तो मैटर की स्टेट्स और फेजेस का क्या मतलब। बेटा स्टेट जो है ना, स्टेट हालत का नाम होता है। और हालतें कितनी हैं? 4 हमने पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये 4 हालतें हैं। अच्छा, उस हालत के अंदर भी बाज़ दफ़ा ना डिस्टिंक्शन पाई जाती है, यानी सॉलिड में भी डिस्टिंक्शन होगी, जैसे हमारे पास और हमारे पास क्रिस्टलाइन की डिस्टिंक्शन है। इसी तरीके से लिक्विड में भी डिस्टिंक्शन है, पोलर नॉन पोलर की डिस्टिंक्शन है, यानी है दोनों स्टेट उनकी लिक्विड है, लेकिन उस लिक्विड स्टेट के अंदर भी डिस्टिंक्शन है। और जो लिक्विड स्टेट के अंदर डिस्टिंक्शन होगी ना, उसको हम फेज कहेंगे। यानी हमारे पास जो स्टेट है वो सेम है, बट उस स्टेट के अंदर डिस्टिंक्शन है दो चीज़ों के दरमियान में, उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम फेज कह देंगे। यानी स्टेट के अंदर कोई चीज़ें आपस में फ़र्क रख रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना डिफरेंट हो रही हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ऑयल और वाटर को मिक्स करो तो क्या होता है? दोनों को मिक्स करने से क्या होता है? दोनों को मिक्स करने के बाद उनमें जो है ना वो दोनों लिक्विड हैं, लेकिन वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। अब उस एक स्टेट यानी लिक्विड के अंदर 2 फेजेस हैं और उन दोनों फेजेस की डिफरेंट आइडेंटिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकली डिस्टिंक्शन है ना स्टेट के अंदर, उसको हम फेज कहते हैं। और जो मैटर जितनी जितनी हालतों में पाया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टेट कहते हैं। अच्छा जी, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, उसमें सेम लिक्विड और सेम लिक्विड स्टेट है, लेकिन उसमें फेज डिफरेंट है। तो स्पेसिफिक पार्ट जो सिस्टम का होता है उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर अलाइक हों तो उसको हम फेज कह देते हैं। और अगर हम मतलब कि सेम फेज, होमोजीनियस, ये वाली बात आप जब करते हैं ना तो ये फेजेस के लिए कर रहे होते हैं, होमोजीनियस थ्रू आउट द फेज। अब ये फेज वाली बात जो है ना वो उस होगी, दोनों लिक्विड शायद, लेकिन उनमें फेज उनका सेम होगा तो हम उसको फेज कहेंगे, यानी वो फेज का डिस्टिंक्शन उसके स्टेट के अंदर डिस्टिंक्शन होगा। तो वो यहाँ पे एक लाइन लिखता है कि ये मतलब बुक में नहीं लिखी हुई है, मैंने आपको जो है ना थोड़ा बहुत ऐसे क्लियर किया है कि स्टेट और फेज ये दोनों एक चीज़ें नहीं है। तो एक सिस्टम है ना, सिस्टम कहते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन चीज़, कोई भी चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन है तो वो सिस्टम होती है। तो उस सिस्टम की मल्टीपल फेजेस हो सकते हैं। स्टेट एक है, एक स्टेट और उसके मल्टीपल फेजेस हो सकते हैं, लेकिन एक मल्टीपल फेजेस वाली जो है एक फेज वाली चीज़ जो है उसके मल्टीपल स्टेट्स नहीं हो सकते। एक स्टेट के मल्टीपल फेजेस हो सकते हैं, जैसे लिक्विड है तो उस लिक्विड में 2 लिक्विड हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो अब पोलर की 2 डिफरेंट स्टेट्स नहीं हो सकती, वो पोलर लिक्विड उसकी 2 डिफरेंट स्टेट्स नहीं हो सकती। तो इसको हम जो है वो क्या कह देंगे? ये हमारे पास फेज है और एक स्टेट है। ये बात होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद हम आगाज़ करते हैं इस टॉपिक के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप। सॉलिड के अंदर अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, लिक्विड के अंदर अलग चीज़ें लिखी हुई हैं और गैस के अंदर अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको कंपैरिजन दूंगा और हर एक चीज़ कंपेयर करूँगा। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो वाहिद थ्योरी है जिसके ज़रिए हम स्टेट्स को स्टडी करते हैं। ये एक यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में एक यूँ समझ लो कि मेन चीज़ है जो कि जिससे हम स्टेट्स को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसमें जो है हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग साइंटिस्ट हैं, बर्नौली है, मैक्सवेल है, बोल्ट्जमैन है, क्लॉजियस है और एवोगैड्रोस है। इन सारों ने कंट्रीब्यूट किया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट बनाए और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बताएं कि हम कैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से जो है ना वो डिफरेंट स्टेट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि सॉलिड को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले सॉलिड में हम बताएं कि सॉलिड कितनी टाइप का हो सकता है। तो सॉलिड में हमारे पास आयनिक सॉलिड होते हैं, कोवलेंट सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। तो आयनिक सॉलिड वो होता है जैसे जिसमें आयन्स हों, जैसे NaCl है, NaCl, ये हमारे पास आयनिक सॉलिड है। इसी तरीके से जाइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड की अब टाइप आ गई। कोवलेंट सॉलिड की 2 टाइप होती है, एक जाइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है जिसमें नेटवर्किंग होती है और उसमें हमारे पास एग्जांपल जो आ जाती है वो डायमंड की एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद आपके पास जी ग्रेफाइट की एग्जांपल आ जाती है। ग्रेफाइट मेरे ख्याल में इसमें फॉल नहीं करता, हम इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो फॉल करवाते हैं।
सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास इसका जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें कोई मॉलिक्यूल जो पूरी क्रिस्टल है वो एज अ होल मॉलिक्यूल के तौर पर बिहेव कर रही होती है। इसमें डिस्टिंक्टेड मॉलिक्यूल नहीं होते जो मॉलिक्यूल के दरमियान में मॉलिक्यूल का कनेक्शन हो, ऐसा नहीं। इसमें कार्बन कार्बन की नेटवर्किंग होती है, यानी बॉन्डिंग की नेटवर्किंग होती है। अनलिमिटेड बॉन्ड्स होते हैं, कोई बॉन्ड कहीं पे एंड नहीं होता। तो वो पूरी जो क्रिस्टल होती है वो एज अ होल एक मॉलिक्यूल के तौर पर बिहेव करती है, तो उसको जॉइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैं बताता हूँ, इसके बारे में आते हैं। तो इसमें आयोडीन की क्रिस्टल आ जाती है, आयोडीन, ये हमारे पास जो आयोडीन सॉलिड होता है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अच्छा, जो NaCl होता है ना, NaCl में हमारे पास आयंस होते हैं, तो वो आयंस आपस में एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि जो ऑपोजिट चार्जेस वाली चीज़ें वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो वही अट्रैक्शन जो है उन आयंस के दरमियान में होती है और वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में मौजूद होते हैं, तो हम उसको आयनिक सॉलिड कहते हैं। कोवलेंट सॉलिड में दो तरह के सॉलिड हैं। जॉइंट मॉलिक्यूलर सॉलिड में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स ना उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनका कनेक्शन होता है आपस में, उसको सॉलिड फॉर्म में रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नेटवर्क होता है। जैसे अब हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन में वैन डर वाल फोर्स होती है, वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स, इसके बारे में आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और वैन डर वाल फोर्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होगी, जो इसको कनेक्ट करेगी आपस में आयोडीन मॉलिक्यूल्स को और उसको सॉलिड फेज में लेके आएगी। क्लियर? अच्छा जी। उसके बाद मेटालिक सॉलिड होता है। मेटालिक सॉलिड के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं कि मेटालिक बॉन्डिंग किस तरह की होती है, और उस मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर मेटल आयंस होते हैं और उनके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो आपस में मेटालिक बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। तो इनमें पॉइंट ऑफ कनेक्शन भी आपको समझ आ गया कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और इसमें मेटालिक बॉन्डिंग है। ये इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मैंने एक्सप्लेन किया कि इनके दरमियान में अप्रिशिएबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी और स्ट्रॉन्गर होंगी लिक्विड की निस्बत, यानी लिक्विड में जिस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में होती हैं? सॉलिड में होती हैं। तो इस तरीके से सॉलिड को अगर हम डिस्टिंक्ट करें तो इसमें टाइट पैकिंग होती है, पार्टिकल्स के दरमियान में टाइट पैकिंग होती है, और टाइट पैकिंग में उसके बाद यानी वो मॉलिक्यूल जो है वो मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स पैक होते हैं एक दूसरे के साथ, उसकी पैकिंग होती है। और उसमें हमारे पास उसकी हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी ये है कि आप इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आप 1 किलो का पत्थर ले लें और 1 किलो के पत्थर में उसका साइज देखें, फिर वही 1 किलो पानी ले लें और उसका साइज देखें, दोनों में से किसका साइज ग्रेटर है? ऑब्वियसली पानी ज़्यादा जगह घेरता है, तो इसका मतलब है कि पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है, मैस उसकी निस्बत जो है वो क्या है, यानी वॉल्यूम और मैस का जो रेशो है ना उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। और सॉलिड के अंदर वॉल्यूम और मैस के रेशो में देखें तो वॉल्यूम कम है, मैस ज़्यादा है, यानी कोई चीज़ छोटी है मैस ज़्यादा रखती है, उसमें कोई चीज़ बड़ी जगह घेर रही है लेकिन मैस भी उसका क्या है? कंपेरेबल है, उसका मैस कांस्टेंट कर ले तो हम वॉल्यूम जो है वो उसको कंपेयर कर लेते हैं। यानी एक चीज़ जो है ना, एक का मैस भी 1 kg है, दूसरी का मैस भी 1 kg है, लेकिन सॉलिड जो है वो कम जगह घेरता है, लिक्विड जो है वो ज़्यादा जगह घेरता है, तो हम इस वजह से कहते हैं कि इसकी डेंसिटी हाई होती है, ये डेंसर होते हैं। इसी तरीके से हम मोशन की बात करें तो इसमें वाइब्रेशनल मोशन होती है, वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने के बाद वाइब्रेशंस को हम बढ़ा सकते हैं। वाइब्रेशन का एक्सटेंट टेम्परेचर से बढ़ाया जा सकता है, आप टेम्परेचर बढ़ाएं वाइब्रेट ज़्यादा करेंगे, और ये वाइब्रेशन एक ऐसा टेम्परेचर आप ले आएंगे जब ये वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाएंगी कि ये प्रॉपर मूवमेंट हो जाएगी। जब ये मूवमेंट हो जाएगी उस टाइम पे जो उसका टेम्परेचर होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर? तो मेल्टिंग पॉइंट तक वाइब्रेशन जो वाइब्रेशनल मोशन है वो प्रॉपर मोशन में बदल जाती है, तो उस वक्त ये लिक्विड स्टेट में चला जाता है, हम इसको मेल्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। जो सॉलिड है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये है कि इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा, एक मिट्टी का पत्थर कर लो और एक प्रॉपर पत्थर जो होता है चट्टानी पत्थर वो कर लें। अच्छा, दोनों पत्थर को ज़मीन पे गिराओ, ज़मीन पे गिराने के बाद एक के टुकड़े होंगे उसकी शार्प एजेस वाले पत्थर बनेंगे,
टूटेगा लेकिन शार्प एजेस से टूटेगा। दूसरा क्या होगा, जैसे ही ज़मीन पे गिराओगे क्या होगा, वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हम उसको क्या कहेंगे, जो पाउडर में कन्वर्ट हुआ उसमें फिक्स अरेंजमेंट नहीं थी, तो अमॉर्फस सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो एक अपने अरेंजमेंट से टूटेगा, उसकी जैसी अरेंजमेंट होगी उस एतबार से टूटेगा। तो जो 3D नेटवर्क होता है, फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होती है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और जिसकी इर्रेगुलर शेप होती है। और हम इनको जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह देते हैं। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड भी हम इनको कह देते हैं, ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। यानी कोई भी आप पहले लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ है उसको आप जब यानी कि ठंडा करने रखते हो तो क्या होता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो के होती है, वो पहले से उसका रीजन लिक्विड होता है, तो सुपर कूल्ड लिक्विड जो है वो हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। प्लास्टिक कोई कह लो, प्लास्टिक पहले एक लिक्विड की फॉर्म में होता है, हार्डन होता है, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में एक और बात भी है कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड के नहीं होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। और इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस लिक्विड और गैसेस दोनों की निस्बत जो है वो हायर होती हैं। अब आ जाएं लिक्विड की तरफ, तो लिक्विड को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कैसे, ये सारी बातें मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, यानी ये बातें हमें मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने बताई हैं। लिक्विड जो है इसमें हमारे पास लिक्विड जो है इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नॉन पोलर हमने पढ़ा है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और नॉन पोलर बॉन्ड रखने वाले मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इन पोलर लिक्विड्स जो होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होते हैं, और जो दूसरे होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं। तो इस निस्बत से हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है उसमें दो कैटेगरी आ जाती है। और दूसरा, टाइट पैकिंग नहीं होती, लूज पैकिंग होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। इतनी भी लूज नहीं होती कि बिल्कुल एक दूसरे से फ्रीली मूव करेंगे, बस थोड़ा बहुत उसमें डिस्टेंस होता है, और वो डिस्टेंस इतना नहीं होता कि हम कह दें कि वो फ्रीली मूव करके जो है ना यहाँ से यहाँ चली जाती, नहीं, वो एक जो इसका फेज़ है उसके अंदर ही मॉलिक्यूल जो है, जो उतना गैप होता है उसमें मूव करते रहते हैं। तो सॉलिड की निस्बत इसकी क्लोज पैकिंग नहीं होती, थोड़ी लूज पैकिंग होती है। उसके बाद इनकी डेंसिटी सॉलिड से जो है वो क्या होती है, सॉलिड से इनकी डेंसिटी कम होती है और गैसेस से ज़्यादा होती है। गैसेस ऑब्वियसली मैं आपको कहूँ कि 1 kg अगर गैस 1 atm प्रेशर पे रखें तो वो बहुत ज़्यादा जगह, शायद एक कमरे से भी ज़्यादा जगह घेर ले, वो जो 1 kg गैस होगी। लेकिन वही 1 kg अगर आप लिक्विड ले लें तो एक बॉटल में आ जाएगा। ठीक हो गया, और वही 1 kg अगर आप ले लें एक पत्थर, तो वो बिल्कुल इतना सा शेप बनाएगा। तो आप वॉल्यूम के एतबार से देखें तो वॉल्यूम जो है ना वो गैस से ज़्यादा घेरते हैं और लिक्विड कम घेरते हैं, फिर सॉलिड उससे भी कम घेरते हैं। तो इस वजह से हम कह देते हैं कि इनकी डेंसिटी, इस एतबार से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो ये सॉलिड से क्या होता है, लोअर डेंसिटी होती है इनकी, और हमारे पास इसमें गैसेस से हायर होती है, और इसमें रिस्ट्रिक्टेड मोशन होती है। यानी जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं अपने जो उसकी गिवन स्पेस होती है, उस गिवन स्पेस से मॉलिक्यूल जो है वो बाहर नहीं जा सकता। तो होती है कॉन्टीन्यूअस मोशन, यानी मोशन में ही रहते हैं, लेकिन अपनी जो गिवन स्पेस है उसके अंदर, यानी गिवन, यानी जैसे एक कमरे में आपको बंद कर दो, आपके कमरे में जो मोशन है वो आप यूँ समझ लिक्विड की तरह मूव करें, लेकिन वही कमरे में सारे बंदे आप जैसे जो है ना वो फिल कर लें और आप मूव ही ना कर सकते, तो आप वाइब्रेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, वो सॉलिड की सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिए, कहीं भी जा सकें, तो वो आप गैस के तौर पर बिहेव करेंगे। यहाँ पर भी यही बात है। तो मोशन इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। हमेशा मोशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में वो कन्वर्ट करता है, और वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो उसको मूव करवाती है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो भी बढ़ जाएगा, तो वो मूव ज़्यादा करेंगे, क्लियर, उनकी मूवमेंट में तेज़ी आ जाएगी। उसके बाद लोअर अट्रैक्टिव फोर्सेस, सॉलिड की निस्बत इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं इसके अंदर। लेकिन जो हमारे पास हर एक बात की एक्सेप्शन है, ये बात याद रखना कि हर एक बात में एक्सेप्शन भी है। ये नहीं है कि सारे ये बिल्कुल यूनिवर्सल रूल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस जहाँ पे जो एक्सेप्शन हम मैंने एक्सप्लेन करनी होगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन जो है वो हम इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जनरल बात करें। तो जनरली तो हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती हैं,
लिक्विड में उससे कम होती हैं, और जो गैसेस होती हैं उसमें उससे भी ज़्यादा कम होती हैं, यानी ना होने के बराबर होती हैं। उसके बाद लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ओवर, या जाहिर सी बात है फ्लो करता है तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर ऐसे बह के जा रही होती है, दूसरी तीसरी चौथी, इस तरीके से स्लाइड ओवर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो स्लाइड ओवर होता है इनके दरमियान में। उसके बाद जो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स मैंने कहा है बेटा, गैस जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों से बना सकते हैं हम लोग। हम कोई मॉलिक्यूल्स हैं उसके वेपर्स भी बना सकते हैं, बाकायदा कोई मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी उनका फेज़ ही गैस हो, यानी जो नेटिव उनका फेज़ हो वो गैस हो, वो लिक्विड में हो ही ना, नेचर में एग्जिस्ट वो एज अ गैस करें, वो भी हो सकता है। और आइसोलेटेड एटम भी, मतलब कि कोई चीज़ें हैं सॉलिड फॉर्म में और हम उसको आइसोलेट कर देते हैं, तो आइसोलेट करके भी हम उनको गैस फेज़ में लाए हो तो आइसोलेटेड एटम्स भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड आयंस भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें गैस की फॉर्म में हो सकती हैं। तो हम जनरली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को डील करेंगे, मॉलिक्यूल्स एंड वेपर्स। तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जगह कहाँ हम इसको जो है ना वो, इसमें तो कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है, गैस मॉलिक्यूल्स का कोई आपस में जो कनेक्शन हो तो वो नहीं है, तो लिहाजा फिक्स शेप इसकी नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। यानी आप अगर एक कमरे की गैस है उसको एक बॉटल में भी बंद कर सकते हैं, उसी कमरे की गैस को उससे बड़े कमरे में भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो मतलब गैस जो है ना वो जिस कंटेनर में आपने पुट किया उसी कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो ले लेगी। तो उसके बाद हम लोग आ जाएं तो इसकी डेंसिटी, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा जगह घेर रही है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मैस यानी इस कमरे की गैस को अगर मैं मेजर कर लूँ तो कितना है इसका वजन आएगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम हो सकता है, 4 ग्राम हो, 5 ग्राम हो। तो जितना इस कमरे की गैस का वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम देखो कितना घेर रही है, मैस कितना है 1, 2, 3 या जितना भी ग्राम है, ये मैं समझाने के तहत कर रहा हूँ। तो यानी नेग्लिजिबल मैस है लेकिन बहुत ज़्यादा जगह घेर रही है, तो इस वजह से इसकी लो डेंसिटी होती है। आपको पता है मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, आपको पता है डेंसिटी का रिलेशन आप जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी जितना किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, सॉरी। और मैस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही डेंसिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैस कम होगा, डेंसिटी कम होगी। क्लियर? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि इस कमरे में गैस है ना, उसका मैस कर लो, चले सपोज कर लेते हैं 10 ग्राम है, ठीक है। इसी कमरे में जो लिक्विड है उसका मैस कर लो, उसका मैस कर लेते हैं, चले जी समझाने के हवाले से कर लेते हैं कि हो सकता है उसका मैस जो है वो 10,000 kg हो, लेट्स से। और अगर इसी कमरे में लोहा भर दो तो उसका वज़न कितना हो जाएगा, उसका हो सकता है 50,000 kg हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें वॉल्यूम सेम है, फिर अब वॉल्यूम जो है वो सेम है, लेकिन मैस क्या हो रहा है, मैस हमारे पास डिफरेंट हो रहा है, मैस बढ़ रहा है। तो मैस जिसका मैसिव होती जाएगी कोई चीज़, उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो रैंडम मोशन जो है इसमें होगी, रैंडम गैस रैंडम मोशन करती है, इनकी वेलोसिटी होती है, गैस की वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। तो इसमें हम बहुत सारी वेलोसिटीज़ भी देख लेते हैं। उसके बाद गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और कंटेनर से भी टकराते हैं। तो जब ये आपस में टकराते हैं ना, तो एक तो ये होता है कि आप 2 कैंचे बराबर के ले लो और वो आपस में टकराएं, तो क्या होता है, यानी वो एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी शिफ्ट कर देते हैं, एक रुक जाता है दूसरा आगे चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई होता है जो मतलब कि यानी कोई भी कोलिजन होता है तो उस कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एक शायद रुक जाए अगले को आगे भेज दे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा कंचा हो और वो छोटे कंचे से टकराए तो क्या हो, और उसको भी आगे भेज दे और ख़ुद भी जो है ना वो उसके साथ साथ मूव आगे करना शुरू है, यानी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र। तो उसकी स्पीड जो बड़े कैंची की होगी वो स्लो हो जाएगी, छोटे कैंचे की होगी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो छोटा कैंचा उस बड़े कैंचे से टकराओ, वो टकरा के ऐसे वापस आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ वो भी हरकत करेगा, बड़ा कैंचा जो है वो थोड़ा सा आगे जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कोलिजन है ना, ये एक कोलिजन है सिर्फ, इसको इलास्टिक कोलिजन नहीं कहते। इलास्टिक कोलिजन ये है कि कोई चीज़ टकराए, ये वाली भी उसी स्पीड से, यानी इनकी दोनों की स्पीड जो है वो सेम रहे, जैसी पहली स्पीड थी वैसी ही स्पीड रहे, इनमें स्पीड जो है वो कम ना हो। तो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई फ़र्क ना आए दोनों में। ऐसा ना हो कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करके खुद रोके, ऐसा नहीं होता। गैस के मॉलिक्यूल जब टकराते हैं आपस में तो उनका एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता, वो सिर्फ टकराते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं, यानी दोनों गैस मॉलिक्यूल ऐसे टकराएंगे, दोनों वापस ऐसे उसी मूव जो है ना उसी तरह से वापस जो है मुड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन से यानी किसी की भी स्पीड स्लो
या ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, इनकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं आप और इन कोलिजन्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो कोलिजन बढ़ाने के लिए आप टेम्परेचर बढ़ा दें, कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगी। तो कोलिजन जब दीवार से के साथ भी करते हैं, आपस में करते हैं, तो इसकी वजह से गैस मालिक्यूल्स प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और वो जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में हम लोग कह सकते हैं कि लेट्स से वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं उसको प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। यानी ये उसकी इंट्रिंसिक यानी अंदरूनी प्रॉपर्टी है, ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है ना, तो हम इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कह देते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं गैस की तो उसको हम प्रेशर में मेजर करते हैं। आपने पता है टायर का हवा चेक करना है तो उसमें आप प्रेशर देखते हैं उसका, तो इसका मतलब है कि हम प्रेशर को भी एज अ उसकी कंसनट्रेशन का यूनिट लेते हैं कि गैस ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, गैस कम होगी तो प्रेशर कम होगा। तो गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो हम लिहाजा वो क्यों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि वो आपस में टकराते हैं, दीवार के साथ टकराते हैं, तो दीवार के ऊपर जब वो टकराएंगे तो प्रेशर ही लगेगा ना, तो इस टकराव की वजह से, कोलिजन की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इसमें यह है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गैस के मॉलिक्यूल ज़ाहिर सी बात है दूर दूर होते हैं, तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लेकिन नेग्लिजिबल होती हैं, बहुत कम। और हम इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ, इन मॉलिक्यूल्स को करीब ले आएँ, तो करीब ले आने के बाद इनके अंदर फोर्सेस डेवलप की जा सकती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंसीडरेबल हो सकती हैं। और जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं और लिक्विड में भी कन्वर्ट हो, कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जिनको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हुई, जाहिर सी बात है उनमें पहले थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, लेकिन यह है कि जब उनको करीब लाया तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ज़्यादा ग्रेटर हो गई, तो इस वजह से उनके दरमियान में क्या हो गया, वो लिक्विड स्टेट में चली गई। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का थोड़ा बहुत ओरिजिन था, लेकिन यह है कि जब हम उनको करीब ले गए हैं तो और ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डेवलप हो गई हैं। तो कंसीडरेबल कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, जब हम उनको क्लोज ले आएंगे तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।